नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी प्यार में मिलने वाले ऐसे धोखे की कहानी है जो आजकल बेहद आम होता जा रहा है। लोग एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में तो खाते हैं और फिर एक दिन उसी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। अपने प्यार के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना या कोई घटना कर देना तो समझ में आता है मित्रों, लेकिन यहाँ जो लोग उसी के लिए जान देने के लिए घूम रहे थे कल तक, जिसे अपनी जान कह रहे थे, आज उसी की जान ले लेते हैं। ये खौफनाक मंजर जिसे लोग प्यार का मोहब्बत का नाम देकर ऐसी घटनाएं करते हैं, ये बेहद खौफनाक है मित्रों। कहानी केरल के तिरुवनंतपुरम की है। तिरुवनंतपुरम में ही एक बेहद फेमस इंस्टीट्यूट है मित्रों, आप सब जानते होंगे। उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। इसी इंस्टीट्यूट में एक 25 वर्षीय लड़की इंदु शोध छात्रा के रूप में एडमिशन लेती है। इंदु के पिता के कृष्णा नायर जी भी बेटी की इस सफलता से काफी खुश होते हैं। एनआईटी कालीकट में एक असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ समय पहले से पढ़ा रहे थे, जिनका नाम था सुभाष। इंदु और सुभाष की मुलाकात होती है क्लास में। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती हैं और फिर जल्द ही इन दोनों में प्यार हो जाता है। इधर इंदु के पिता कृष्णा नायर जी इंदु की शादी के लिए लड़का खोजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बेटी की उम्र 25 वर्ष हो चुकी थी और स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए ससमय एक सुयोग्य वर ढूंढने की कोशिश जरूर करता है। तो कृष्णा नायर जी भी अपनी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश करने लगते हैं और सौभाग्य से उन्हें एक अच्छा लड़का पसंद आ जाता है। कृष्णा नायर जी ये पूरी बात इंदु को भी बताते हैं, इंदु की भी सहमति लेते हैं और इंदु भी तैयार हो जाती है इस शादी के लिए और कृष्णा नायर जी इंदु की शादी उस लड़के से पक्की कर देते हैं। इधर मित्रों, कालीकट में इंदु और सुभाष का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे और सुभाष ने इंदु से ही शादी करने का पक्का निश्चय कर लिया था। इंदु के घर वालों ने इंदु की शादी तय कर दी थी। इंदु ने यह बात सुभाष को नहीं बताई मित्रों। सुभाष से इंदु ये बात छुपा गई, क्योंकि इंदु के घर में जात पात पर बड़ा विश्वास किया जाता था और सुभाष किसी दूसरी जाति का लड़का था। इंदु की शादी की खबर से पूरी तरीके बेखबर सुभाष इंदु के साथ जीवन जीने के तमाम सपने देख रहा था और कुछ न कुछ अपनी और इंदु की जिंदगी को लेकर प्लान बना रहा था। तभी 24 अप्रैल को इंदु को सरप्राइज देने के लिए सुभाष ने एक ट्रैवल एजेंसी से 2 टिकटें बुक करवाई। सुभाष का प्लान यह था मित्रों कि वह 25 अप्रैल को कौड़ी कुंजी की कोर्ट में इंदु के साथ शादी करेगा और लौटकर फिर दोनों हनीमून के लिए चले जाएंगे। लेकिन सुभाष ने यह बात इंदु को नहीं बताई, क्योंकि वह इंदु को वही सरप्राइज देना चाहता था। हाँ, उसने इंदु को इतना जरूर बता दिया था कि 25 तारीख को हम लोग
काझीकड़ी जा रहे हैं किसी विशेष काम के लिए। इधर इंदु के माँ बाप 24 अप्रैल को शाम को सुभाष के घर पहुंच जाते हैं। इंदु के माँ बाप को भी ये बात पता थी कि सुभाष इंदु का सबसे अच्छा दोस्त है, और उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि वो इंदु का एक बेहतर दोस्त है। तो एक दोस्त की शादी में उसका एक अच्छा प्यारा दोस्त ना आए तो ये भी अच्छा नहीं लगता था। तो इंदु के माँ बाप पहुंच गए सुभाष के घर इंदु की शादी का कार्ड लेकर। जब कृष्णा नायर जी ने सुभाष को इंदु की शादी का कार्ड दिया तो सुभाष अंदर ही अंदर बिल्कुल चौंक गया, लेकिन चूंकि किसी ने ये बात उसको कभी बताई नहीं थी तो वो भी थोड़ा शांत रहा। खैर उसने कुछ बोला नहीं, कार्ड ले लिया और इंदु के माँ बाप उसके घर से चले गए। लेकिन इस पूरी बात से सुभाष को बहुत तकलीफ हुई, बहुत गुस्सा आई। इंदु की शादी की बात इंदु ने सुभाष को क्यों नहीं बताई, ये बात सोचकर सुभाष का दिमाग फटा जा रहा था। लेकिन सुभाष मन ही मन ये विचार करने लगा कि मैं दूसरी जाति का हूं, वो दूसरी जाति की है, हो सकता है इस तरीके के मामलों में काफी पारिवारिक दबाव होते हैं, तो हो सकता है ऐसे किसी दबाव की वजह से इंदु ने मुझे ये बात न बताई हो। सुभाष को इंदु और अपने प्यार पर पूरा भरोसा था मित्रों। उसे अब भी लग रहा था कि वो इंदु को शादी के लिए समझा लेगा और वही दोनों साथ जीवन बिताएंगे। खैर सुभाष ने इंदु के माता पिता से तो कुछ कहा नहीं मित्रों, और वह कार्ड देकर वापस चले गए। अगले दिन तय प्लान के मुताबिक मित्रों इंदु भी रेलवे स्टेशन पहुंचती है और सुभाष भी रेलवे स्टेशन पहुंचता है, और दोनों ट्रेनों में बैठकर अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब सुभाष ट्रेन में इंदु को बताता है कि कल तुम्हारे पिताजी और माताजी मेरे घर आए थे और उन्होंने तुम्हारी शादी का कार्ड दिया है मुझे, और बात जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, मामला यहाँ तक आ गया था, तो तुमने मुझे ये बात बताना तक उचित नहीं समझा। इंदु ये बात सुनकर अचानक चौंक जाती है, क्योंकि इंदु के पापा ने इंदु को भी ये बात नहीं बताई थी कि वो सुभाष के घर कार्ड देने जा रहे हैं। अगर ये बात इंदु के पापा ने इंदु को बताई होती तो शायद इंदु उसे रोक लेती। खैर इन्हीं सब बातों को लेकर धीरे धीरे इंदु और सुभाष में ट्रेन में ही झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा मित्रों इतना बढ़ा कि काफ़ी शोर शराबा होने लगा। तो सुभाष ने सोचा कि अगल बगल पैसेंजर हैं, इन्हें कोई परेशानी ना हो या कोई ऑब्जेक्शन ना करने लगे। तो सुभाष ने इंदु से कहा कि आओ साइड में बात करते हैं, यहाँ बात करना अच्छा नहीं। ये दोनों एसी कंपार्टमेंट था, और जब कंपार्टमेंट से निकल कर आते हैं, और जब कंपार्टमेंट से निकल कर आते हैं तो वो जो दरवाजे वाला पोर्शन होता है वहाँ खाली जगह होती है, वहाँ दोनों खड़े होकर फिर बातचीत करने लगते हैं, और वहाँ भी जोरदार झगड़ा इन दोनों के बीच में होता है। एसी कंपार्टमेंट होने के बाद भी सुभाष ट्रेन के दरवाजे खोल देता है। दोनों गेट के पास खड़े थे, झगड़ा बढ़ता जा रहा था। सुभाष बार बार इंदु को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंदु किसी तरह किसी शर्त पर मानने को राजी नहीं थी। दोस्तों उस समय रात का कोई 2 बज रहा होगा। ट्रेन पेरियार नदी पर बने अलुआपुर से गुजरने वाली थी। तभी इंदु के न मानने पर सुभाष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, और वो इंदु को ट्रेन से नीचे धक्का दे देता है। अब ट्रेन से गिरते वक्त इंदु का सर किसी चीज़ से टकराया होगा, और फिर वह पेरियार नदी में गिर गई होगी। क्योंकि ट्रेन उस समय पुल के ऊपर से ही गुजर रही थी, और धीरे धीरे ट्रेन जब किसी नदी के पुल से गुजरती है तो वैसे भी ट्रेन की स्पीड धीमी हो जाती है। इधर 25 और 26 अप्रैल तक
जब कृष्णा नायर जी को इंदु की कोई खबर नहीं लगी, ना फ़ोन से बात हुई, ना कोई संपर्क हो पाया, तो वो काफ़ी परेशान हुए और वो बेटी की खोज करने लगे। लेकिन 2 दिन तक कोई जब संपर्क नहीं हो पाया तो इंदु की गुमशुदगी की रिपोर्ट कृष्णा नायर जी ने लिखवा दी और फिर अपने तरीके से भी बेटी की तलाश करने लगे। वो सुभाष के पास भी गए, उन्होंने सुभाष से भी पूछा, लेकिन सुभाष ने साफ इनकार कर दिया कि उसे कोई जानकारी नहीं है। खैर, वो बेटी की तलाश में जुटे रहते हैं। अब इधर परियार नदी में काम करने वाले कुछ लोग जो मुरम वगैरह निकालते हैं, वो कुछ लेबर वहां पर सुबह सुबह काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक लाश पड़ी हुई है। वो गए, उन्होंने यहाँ देखा तो उन्हें लगा कि एक लड़की की लाश है। खैर, पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस आई और पुलिस ने उस लाश का पोस्टमार्टम करवाया और जांच शुरू कर दी। चूंकि ये लाश मित्रों रेलवे पुल के नीचे मिली थी, इसलिए सबसे पहले इस मामले की जांच रेलवे पुलिस ने शुरू की और कुछ दिन जांच करने के बाद रेलवे पुलिस ने इसे सुसाइड का मामला बनाकर बात खत्म कर दी। लेकिन चूंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट कृष्णा नायर जी ने लिखाई थी, तो उसके आधार पर सब जगह पता करते करते ये पता चला कि वहां एक लगभग 25 वर्षीय लड़की ने खुदकुशी की है। तो कृष्णा नायर जी को बुलाया गया उस लाश की शिनाख्त के लिए। जब कृष्णा नायर जी वहां पहुंचे और सारी चीजें देखी, तो इन्होंने तस्दीक किया कि हाँ, ये उनकी बेटी इंदु ही है। अब ये मामला दोस्तों पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू की और सुभाष से भी पुलिस ने पूछताछ की। सुभाष ने बताया कि हाँ, वो दोनों 25 तारीख को ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। क्योंकि सुभाष को लग रहा था कि वो उसने ट्रेवल एजेंसी से टिकट करवाई है, फ़ोन किए हैं, फ़ोन की वार्ता है, सारी चीज़ें पकड़ जाएंगी। लिहाजा सुभाष ने एक अलग दिमाग लगाया और उसने पुलिस को बताया कि वो सफ़र तो कर रहे थे और उनकी बात भी हो रही थी। इस शादी से इंदु बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी और जब रात में वो सो गया अपनी सीट पर, तो इंदु ने वहां जाकर सुसाइड कर लिया होगा और उसे भी नहीं बताया। इन्हीं सब बातों को प्रमाण मानते हुए पुलिस ने भी इस पूरे मामले को सुसाइड का केस बनाकर समाप्त कर दिया। लेकिन मित्रों, कृष्णा नायर जी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि ये शादी इंदु की मर्जी से ही हो रही थी। तो फिर इंदु सुसाइड कैसे कर लेती। अब मित्रों, कृष्णा नायर जी इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और अपने स्तर पर भी कुछ जांच पड़ताल करते रहते हैं। और इसी सिलसिले में वो जो वहां परियार नदी में जो लेबर थे जिन्होंने वो लाश देखी थी, उनसे बात की, तो उस आदमी ने पहली बार ये बात बताई कि मैं रात में यहीं लेटता हूं, तो मैंने देखा कि कोई चीज ट्रेन से गिर रही है और उसके पीछे डिब्बे में एक साया था, तो हो सकता है कि उसे किसी ने धक्का दिया हो। ये बात सुनकर नायर जी पूरी तरीके आश्वस्त हो गए कि इंदु ने खुदकुशी नहीं की और ये बात सुभाष ने कबूल ही कर ली थी कि ट्रेन में सफर सुभाष उसके साथ कर रहा था। खैर, अब इंदु के पिता ने हाई कोर्ट का रुख कर ही लिया था। हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली और इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने आईजीबी संध्या के नेतृत्व में एक टीम बनाई मित्रों। इस टीम ने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया और फिर ट्रैवल एजेंसी वाले से मुलाकात की जहां से टिकट बुक करवाई गई थी मित्रों। तो पता चला कि सुभाष ने उस ट्रैवल एजेंसी से 2 टिकटें बुक करवा रखी थी, एक तिरुवनंतपुरम से दिल्ली और दूसरी दिल्ली से सिक्किम। पुलिस टीम ने आनन फानन में
सुभाष के कमरे की तलाशी लेना शुरू किया। तो सुभाष के कमरे में, उसके लैपटॉप में बहुत सारे ऐसे संदिग्ध सबूत मिले, जैसे लैपटॉप में बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स, वीडियो और तस्वीरें थी इंदु और सुभाष की, जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी कि इंदु और सुभाष के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियां थीं। बहुत निजी पलों के वीडियो और चित्र थे। मित्रों, तो एक बात साफ हो गई थी कि सुभाष केवल दोस्त नहीं था इंदु का। अब इन सब सबूतों के मिलने के बाद पुलिस ने आनन फानन में प्रोफेसर सुभाष को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने थोड़ी शक्ति दिखाई मित्रों, तो सुभाष कुछ ही समय में टूट गया। खैर, सुभाष ने बताया कि वह इंदु से इस बात से नाराज था कि उसने उसे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई, और फिर उसने इंदु को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं हुई और सुभाष को लगा कि अब इंदु किसी और की हो जाएगी, तो उसने तय किया कि इंदु या तो मेरी और या तो फिर किसी की नहीं, और उसने यही सोचकर इंदु को ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया और फिर इंदु की मौत हो गई। तो मित्रों, यह थी स्वार्थ भरी एक अजीब कहानी की सच्चाई। यह कहानी मित्रों अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।